आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन के मुतालबे पर मुस्ताफी होने का ऐलान, मगर सवाल यह है कि क्या लूटी हुई रकम वापस आ पाएगी। जिक्र करेंगे शहर कायद का, जहां दूध का बहरान है, और सवाल उठाएंगे कि कीमतों का तयन क्यों नहीं हो सका। डैनियल पर्ल केस, उमर शेख को सरकारी गेस्ट हाउस में मुंतकिली के अहकामात, और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आलमी मंडी जिम्मेदार या हुकूमत ने बढ़ाया खर्चा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम का बुनियादी मुतालबा यानी इस्तीफा मंजूर करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। इजलास में ऑपोजिशन के इस्तीफों की डेडलाइन खत्म होने का तज़किरा भी हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा है कि ऑपोजिशन रहनुमा कौम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दे, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इस्तीफा देने के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए, जो उनमें नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के पैसे वापस लाने के लिए अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है, लेकिन वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार भी तो लूटी दौलत वापस लेने के लिए हासिल किया था। कौम को ख्वाब दिखाए गए थे कि अगर पीटीआई इक़्तिदार में आ गई तो मुल्क के अरबों डॉलर्स जो बैरून मुल्क पड़े हैं वो वतन वापस आ जाएंगे। यानी तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आते ही पलक झपकने में ये मामला हल हो जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई है, 2.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इन 2.5 सालों के दौरान पाकिस्तान का कितना पैसा वापस आया है। इसका जवाब तलाश करने के लिए जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के दावों के मुताबिक बैरून मुल्क कितना पैसा छुपाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो क्या कहा करते थे उनके वज़रा और खुद इमरान खान साहब, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। 200 अरब डॉलर जो ये चोरी करके बाहर लेके गए हैं, मैं ये सारा 200 अरब डॉलर वापस इस मुल्क में लेके आऊंगा इंशाल्लाह। 200 अरब डॉलर पाकिस्तान आ जाए तो 10 साल का टैक्स हॉलिडे, महंगाई नहीं, यानी इतना पैसा बाहर पड़ा है, क्यों नहीं कोई वापस लेके आता। ये कौन लेके आएगा पाकिस्तान में पैसा? वो लेके आएगा जिसका सारा पैसा जायदाद दौलत पाकिस्तान में है। जो 300 अरब रुपया बाहर लेके गए वो अब वापस लेके आए। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की दौलत इतनी ज्यादा थी जितनी इंतखाबी जलसों के दौरान तहरीक इंसाफ ने बताई थी, या फिर दीगर मामलात की तरह यहां भी मुबालगा आराई से काम लिया गया था। एक शॉट आपके सामने रखते हैं, ये सुनकर आपको मालूम हो जाएगा कि क्या मुबालगा था या इसमें कुछ सदाकत थी। ये इशू कैबिनेट में भी रेज, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अकाउंटेबिलिटी ने हमें इसके ऊपर ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये हमें बताया कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की इसकी, तो ये 200 बिलियन डॉलर्स की जो खबर थी उसके पीछे सब्सटेंस नहीं निकला। तहरीक इंसाफ ने बयानात तो बड़े बड़े दिए, अवाम को ख्वाब भी सुनहरे दिखाए, लेकिन ना पैसों की रकम का तयन हो सका और ना ही बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की लूटी हुई दौलत वापस लाई जा सकी। मफरूजे कायम किए गए, हवाई दावे हुए, सियासी बयानात दागे गए, फर्जी कहानियां सुनाई गई, लेकिन हकीकत में कोरा कागज ही नजर आया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफे को दौलत वापस लाने से मशरूत तो कर दिया है, लेकिन किसने कितना पैसा लूटा यह आदादोशुमार अवाम को नहीं बताया। यानी ना तो पैसे वापस आएंगे और ना ही वज़ीर आज़म का इस्तीफा आएगा, यानी ना तो नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। वज़ीर आज़म ने आज ही के इजलास में ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनमें तो इस्तीफे देने की हिम्मत नहीं है, ये तो एनआरओ लेकर भागने वाले हैं। लेकिन आज ही मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने एक बार इस्तीफों, इन हाउस और अदम एतमाद जैसे तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके लिए भी कौम को एक नई तारीख दे दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पर गौर होगा, इस पर बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है और क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात होगी। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखते हैं कि इसको देने चाहिए और ज़रूरी है। मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। इस तमाम दर मामले में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं कि कितने पैसे आ जाएंगे तो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, आज वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के मुतालबे पर मशरूत रजामंदी का इजहार कर दिया। वो कहते हैं मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लूटी हुई रकम जो है वो वापस मुल्क में ले आए। तो क्या ये समझा जाए कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी?
कैसे हैं रेहान साहब? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी है। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, क्योंकि अपोजिशन को इससे फ़ौरन फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिज़ाइन करें, तो इससे नादर मौका आना नहीं है। अपने जो अरबों रुपए की बायर प्रॉपर्टीज़ है, इसमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो अपोजिशन का दिल बहल जाएगा, जो इमरान खान साहब हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। दूसरा, कौम का भला हो जाएगा कि वो सारे जो लूटी हुई दौलत इन्होंने बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, वो पाकिस्तान आ जाएगी वापस। तो इतना कर दें, इससे ज़्यादा ये बंद गली में फंस गए हैं अपोजिशन वाले, कोई निकलने का रास्ता नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको निकलने का एक रास्ता बता दिया है कि अब पीडीएम जो एक बंद गली में फंसी हुई है, इन्होंने इस्तीफे इनके लतीफ़े हो गए हैं, मार्च इनकी फ्लॉप हो गई है और जलसे इनके आपके सामने हैं सारे। तो उसके बाद आप बंद गली में टकरे मार रहे हैं, इधर उधर समझ नहीं आ रही। तो एक रास्ता निकाला है प्राइम मिनिस्टर ने इनके लिए, और मैं समझता हूँ कि इसको अवेल कर ले तो अच्छी बात है। अच्छा फैसल जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक किस्म का सरेंडर भी है? क्योंकि इमरान खान साहब खुद और वफाकी वज़रा ये कहते रहे हैं कि इतनी रकम पड़ी हुई है, हम $200 बिलियन के हवाले से भी सुनते रहे, लेकिन उसके बाद पता चला कि नहीं, सिर्फ ये पॉलिटिकल क्लेम्स थे। तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत खुद कोई लूटी हुई रकम बरामद नहीं कर सकी या आइडेंटिफाई नहीं कर सकी है। तो अब वो खुद ऑफर कर रहे हैं अपोजिशन को इस तरह से कि आप खुद ही दे दे, हमारे से तो नहीं हो रहा है। नहीं, ये इसका ये बिल्कुल कथन मतलब नहीं है। देखिए, अंदरूनी तौर पे अगर देखें, पाकिस्तान के अंदर जो कब्जा माफिया है, जो लूटी हुई दौलत है, जो नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं, उसमें तो बहुत बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिली हैं और वो कब्जे छुड़ा रहे हैं। और जो अंदरूनी तौर पे रिकवरीज हो रही हैं, और आपके सामने है इदारों की कारकर्दगी भी, रिकॉर्ड रिकवरीज हुई हैं पिछले दो सालों में। लेकिन जो बैरूनी मुल्क दौलत है, उसमें आपकी ज़ाहिर है पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते, आपको इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस की तरफ उनके साथ जाना पड़ता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की तरफ। तो उस सिलसिले में हम पेशरफ्त कर रहे हैं, कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। ज़ाहिर है अब दूसरे मुल्क जहाँ जिनके बैंकों में, जिनके मुल्कों में ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और आसान बात तो नहीं है कि उनको हम लेकर के आए, लेकिन उसमें बहरहाल इमरान खान साहब ने कई फोरम्स पर, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इस चीज़ को एड्रेस किया, और वैसे भी कानूनी तौर पे भी हम इस पे पेशरफ्त कर रहे हैं। लेकिन उसमें यकीनी तौर पे टाइम तो लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमने इनके जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लेकर के आनी है पाकिस्तान। नहीं फैसल जावेद साहब, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक नहीं था कि मुल्क से लूटी हुई रकम बरामद कराना एक पेचीदा अमल है, और इस हवाले से कोई हमारी कानून मौजूद नहीं है या म्यूचुअल एग्रीमेंट्स मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को पता नहीं था असल में, जब वो अपोजिशन में थे। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, लेकिन होता यह है कि नामुमकिन नहीं होता है, लेकिन होता यह है कि बीच में कुछ मराइल होते हैं जो तय करने पड़ते हैं, और वो पहले भी पता थे। लेकिन बात यह है कि ये जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं, इसमें हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं मुल्कों के साथ। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, थर्ड वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनका ये मसला है कि वहाँ से पैसा चोरी होके इन अमीर मुल्कों में जाता है। और ये एक इसीलिए इस इशू को बैनुल अक़वामी सतह पे भी इमरान खान साहब ने उठाया है, और ये बहुत अहम मसला है, और इसके हल की तरफ गामज़न है हम। लेकिन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि टाइम ज़रूर लगेगा इसमें, ये इतने आराम से होने वाली चीज़ नहीं है, ये एडमिट करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस क्लेम को लेकर एक यकतरफा एहतसाब का तासुर भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट बात करती है, यानी जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ बातें होती हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने भी लीडरान हैं सब दूध के धुले में, ये एक तासुर है? देखिए, लीडर का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले किया क्या, सब ने ऊपर करप्शन करते थे, नीचे को सबको साथ मिलाया होता था। अब ये कब्जा माफिया, सारे इनके जो एटीएम्स हैं, सारे लोग ये मिले होते थे आपस में, क्योंकि ऊपर करप्शन हो रही है ना, तो नीचे भी करवा के सबको, सिस्टम को पूरे को करप्ट करके चलते थे, इदारों को यरगमाल बनाते थे, उनको लगाते थे करप्शन पे, तो पूरे माशरे को, पूरी सोसाइटी को तबाह किया। तो अगर ऊपर लीडर आपका ठीक है, तो इसीलिए तो बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखें चीज़ें बहुत बेहतरी की जानिब जा रही हैं। पहले तो एक बाजार लगा हुआ था, आते थे हुक्मरान
और लूटमार करते थे। इमरान खान साहब ने ना अपनी मिलें बनानी है, ना अपनी जायदादें बनानी है, अपने कारोबार करने हैं, ना बैरून मुल्क असासे बनाने हैं, ना एवन फील्ड बनाने हैं, ना सारे महल बनाने हैं। जो करना है आप कह रहे हैं कि एक बाजार लगा हुआ था, एक और बाजार लगने जा रहा है जिसका इदराक खुद वजीर आजम को है, और उन्होंने जिक्र भी किया है बारहा कि अभी मंडी लगेगी, खरीदो फरोख्त होगी और पैसे दिए भी जाएंगे। सेनेट इंतखाब की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप सेनेट के अंदर मौजूद हैं, यकीनन आपका एक्सपीरियंस भी है, और अब जब सेनेट इंतखाब होने जा रहा है, इससे पहले भी हुआ, बोलियां लगती रही, लोग टूटते रहे, अब फिर होगा, तो इस रकम को कैसे रोक सकते हैं आप जो इधर उधर होगी सर कुछ दिन के अंदर? देखे ना जी, मेरा जब सेनेट का था मेरे 4,775 रुपए लगे थे सेनेट इलेक्शन में। वो कुछ प्रिंट आउट्स थे वो लेने थे, वो भी मैंने मार्केट से लिए थे, प्रिंटर नहीं था मेरे पास, और वो मैंने उसके पैसे दिए थे। एक मैंने वो स्टेपलर लिया था, और पेशावर आने जाने के जो पेट्रोल का खर्चा हो गया था थोड़ा सा, और रास्ते में एक पकोड़े खाए थे। तो मुझे याद है कि कुछ 4,000-5,000 रुपया मेरा लगा था। मिल मिला के 4,775 रुपए थे। चले, ये तो हमें पता चला आज कि आपके सेनेट लड़ने में कितने पैसे लगे थे। हाँ जी, इतना लगा था, मैंने वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था, टोटल इतना ही लगा था मेरा। तो लेकिन बाकी जो है 20 MPs इमरान खान साहब ने फारिग किए थे जो करप्शन में पकड़े गए थे, जिन्होंने पैसे लेके वोट बेची थी। तो इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे हम ये सेनेट का इलेक्शन ओपन वोट, करप्शन खत्म करेंगे। इसका स्पिरिट ये है कि शफाफ इलेक्शन हो, पैसे की लेन देन ना हो। एक ज़िमनी सवाल है मेरा, जो 20 MPs वाला मामला है, इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया था उस वक्त और एक मैसेज दिया था। वो जो 20 MPs को जो पैसा गया था तकरीबन 50-50 करोड़, अगर 20 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया 500 करोड़ बनता है सर, वो पैसे क्या वापस लिए गए? मुझे नहीं पता वो केस कहाँ तक पहुंचे हैं और उन पे क्या आगे हुआ है, तो चेक करके आपको बता देंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी जो हम बिल लेकर आ रहे हैं, ऑपोजिशन एक्सपोज हो जाएगी इसमें, क्योंकि खरीदो फरोख्त के अलावा तो ये चलते ही नहीं है। और पहले भी इन्होंने ही खरीदे थे ना लोगों को। इमरान खान साहब ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने अपने लोगों को 20 MPs, और उस वक्त जब हमें एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ सकती थी, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाली थी और इलेक्टेबल्स थे, सारे अपने अपने हलकों से जीते हुए थे, ज़ाहिर है तभी MPs थे, उनको फारिग करना एक बहुत बड़ी जुर्रत का फैसला था और उनको फारिग किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत को इस बात का इदराक है कि दीगर ममालिक के साथ हमारे मुआहदे नहीं है, इसलिए लूटी हुई रकम वापस लाना आसान नहीं है। तो फिर सवाल तो फिर वही है कि क्या ये जो बयानात दिए गए थे ये सिर्फ मफरूजों पर कायम थे? बारकैफ अब ऑपोजिशन क्या करेगी? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ऑप्शन को जो उन्होंने दिया है इस्तीफे से मुतालिक, इसको कैपिटलाइज किया जाएगा या नहीं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। अब्बासी साहब, आज वज़ीर आज़म ने आपका देरीना मुतालबा मान लिया है। वो कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जितनी रकम आपने लूटी है ना वो वापस कर दे, मैं घर चला जाऊंगा। वज़ीर आज़म साहब जब हुकूमत में आए थे तो वो कहते थे कि मैं 90 डेज के अंदर लूटी रकम वापस लाऊंगा। फिर उन्होंने कहा मैं 3 महीने के अंदर लूटी हुई रकम वापस लूंगा। उनके एक वजीर ने कहा था कि ये जो लूटी हुई रकम बाहर पड़ी है ये 200 अरब रुपए ये लेके हम आएंगे, 200 अरब डॉलर एक IMF के मुंह पे मारेंगे और बाकी जो है यहाँ लोगों की तरक्की के लिए खर्च करेंगे। 2.5 साल से उन्होंने नैब पीछे लगाया हुआ है, FIA पीछे लगाया हुआ है, बाहर की एजेंसी पीछे लगाई हुई है। जब वो इन्हें साबित हो गया है कि कोई चीज़ हमारे पास सामने नहीं आई है, कोई करप्शन सब लोगों को नैब में अंदर करके भी जब कोई साबित नहीं कर सके, अब उन्होंने एक ऐसी नई बात कर दी, उसका क्या जवाब दिया जाए? ये किसी ने डिटरमिन किया है, किसी ने कहा है, ये ख्वाब उनको आई है कि पैसे बाहर पड़े हुए। आज के उसके बयान से ये साबित हो गया है कि वो जितनी भी बातें रिकवरी के हवाले से करते थे वो कह रहे थे कि मैं इन लीडरों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है कि उनको अंदाजा हो गया था कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक नहीं थी, लिहाजा उन्होंने असल इश्यूज जो वैसे अब्बासी साहब ऑपोजिशन कितने पापड़ बेल रही है? ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च भी स्केड्यूल कर रखा है। ऑपोजिशन चाहती है इस्तीफों वाला एटम बम भी जो है वो पता नहीं कब चलेगा। ऑपोजिशन ये कहती है जल्द से रैलियां, सब कुछ हो गया, लेकिन बड़ा आसान सा हल नहीं बता दिया आज इमरान खान साहब ने। और सर पैसे दे, इमरान खान साहब घर चले जाएंगे, उसके बाद याशी है। मैं क्या आपने भी माशाल्लाह एक ऐसा सवाल फेस किया है, पैसे दे, किस चीज के पैसे, कौन पैसे दे? ये किसी अदालत ने डिटरमिन किया है, इमरान खान ने साबित किया है, किसने कहा है कि किसके पैसे कहां पड़े हुए हैं? कोई ये नहीं पूछने वाली बात है। भाई साहब फिर इस्तीफा तो फिर ना ही समझे, फिर दिए जाए इस्तीफे वाली बात तो फिर वही, मैं अभी फैसल जावेद साहब मेरे साथ थे, इसका मतलब ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस्तीफे वाली बात तो फिर हवा में ही है। फिर ठीक है, हमारा एक
अपोजिशन का एक एजेंडा था, अपोजिशन एजेंडे के मुताबिक चल रही है। वो अपोजिशन का एजेंडा किस लिए था कि आज मुल्क के अंदर बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, बेयकीनी का आलम है, गवर्नेंस के इशू हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इन सारे इशू हम हुकूमत को कह रहे थे कि मेहरबानी करके ये एड्रेस करें। ये मुश्किलात है जो आवाम को रोज बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, दवाइयों की कीमतों में, आटे की कीमतों में, चीनी की कीमतों में जो महंगाई हो रही है उसको रोकें ताकि पाकिस्तान के लोग सुख का सांस ले सकें। वो ये करने में चूंकि बुरी तरह नाकाम रही है हुकूमत, इसलिए फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत छुड़ा ऐसा ना हो कि मुल्क किसी ऐसी बंद गली में चला जाए कि हम सारे मिलकर भी इसको ना निकाल सके। लेकिन अब भाई साहब एक तासुर ये है कि पीडीएम के पास भी हुकूमत को घर भेजने का कोई कंक्रीट फॉर्मूला मौजूद नहीं है और पीडीएम भी तारीख पे तारीख ही दे रही है। देखें, एक तो लोगों को इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि हम कोई गैर आईनी इकदाम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम कोई जबरदस्ती और जोर के साथ ऐसा नहीं करेंगे जिस तरह उन्होंने यहाँ धरना दिया था, कहा था वज़ीर आज़म हाउस पर हमला करेंगे, बल्कि उन्होंने पीटीवी पे हमला भी किया है, पुलिस फोर्स के साथ मारा है। उन्होंने कहा सिविल नाफरमानी की हम तारीख चलाएंगे। हम ऐसे इकदाम करने के लिए न तैयार है, ना हमें करना चाहिए। भाई साहब वैसे इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, इससे पहले जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर अकाबरीन से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछता था, वो कहते थे हुकूमत क्योंकि गैर आईनी तरीके से आई है तो इसको भेजने के लिए हमें गैर आईनी तरीका भी इस्तेमाल करना पड़ा तो उससे गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन अब ये स्टांस काफी मुख्तलिफ है। मैंने कभी नहीं कहा, किसी ने जिसने कहा होगा मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन मैं कभी किसी बात पे ये यकीन नहीं रखता। अगर आज हम कोई गैर आईनी का इक़दाम करने के लिए तैयार हैं तो फिर हमें कल भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये कोई प्रिंसिपल नहीं। हाँ, आइन के अंदर जो हमें दी हुई है गुंजाइश है उसके लिए कोई भी तरीका हो सकता है। जो आइन के अंदर है, जो कानून के अंदर हुकूमतें चेंज आइन के अंदर तो ये है भाई साहब के पार्लियामान के अंदर तहरीक अदम एतमाद ले आए, तो क्या तहरीक अदम एतमाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रपोज कर रही है उसके लिए तैयार है आप? नहीं, ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होगा। ये सारी जमातें मिलने जा रही हैं 4 तारीख को। हम कोई अकेले फैसला कोई जमात नहीं कर सकती। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला होगा कि कौन सा काम किस वक्त करना है। कई एक ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, वो डिस्कस होगा। इसके अलावा जो बेस्ट सूटेड आईनी ऑप्शन है अदम एतमाद की तहरीक के अलावा, जो बेस्ट सूटेड आईनी ऑप्शन है वो क्या है सर? वो मैंने कहा है इस तरह हो सकता है कि धरना दिया, सारे शहर ब्लॉक कर दिए जाएं, हुकूमत बेबस हो जाएगी, जहां लोग आके लॉन्ग मार्च और लोग आके बैठ जाए। ऐसा बेशुमार ऐसा हुआ है, इसका हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। इस तरह और भी ऑप्शन है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है ना कि धरना देना जो है वो बड़ा गैर आईनी और बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि धरना कोई आईनी इकदाम नहीं है। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो फैसला होगा, अगर किसी ने आपके कान पे ये कहा बात की तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लॉन्ग मार्च करने में साथ थे हमारे। और इसमें ऑप्शन कोई भी हो सकती है, इस्तीफे हो सकते हैं, ये जो भी ऑप्शन होगी वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। ये बात आपकी भाई साहब ठीक है कि लॉन्ग मार्च की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ है, लेकिन धरने की हद तक पीपल्स पार्टी साथ नहीं है। वो कहते हैं कि वो फैसला कोई एक जमात अकेले नहीं कर सकती, ये अख्तियार उसके पास नहीं है। वो फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा और जो फैसला वो होगा सब जमातों को मानना होगा। अच्छा भाई साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। देखिए अब ये जो ओपन बैलेट का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आईनी तरमीम भी लाना चाहते हैं, आप सेनेट के अंदर मौजूद हैं, मुझे ये बताइए सर कि क्या इसमें मुज़ायका है? देखिए अगर ये बोलियां रुक सकती हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त रुक सकती है, बिकाऊ माल थोड़ी है सर एमपीएस, अगर ये रोका जा सकता है तो इसमें आपको पूरी मदद करनी चाहिए हुकूमत की। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन जब भी हुए हैं इस पर बड़े क्वेश्चन उठे, और अभी हालिया में सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो उस पर भी बड़े क्वेश्चन उठे। ये मामला जो हमारी कमेटी ऑफ द होल थी सेनेट, उसने भी देखा था, उसमें बड़ी डिस्कशन हुई थी और उन्होंने भी कहा था कि इसके लिए कोई मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहिए। हुकूमत ने जो देखिए उनकी सिंसियरिटी होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय वो पार्लियामान के अंदर आते, वो दोनों जमातों जो दोनों पार्लियामान के हाउस है इनकी एक पार्लियामानी कमेटी बनती कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी अमेंडमेंट करने आप जा रहे हैं। अब मुझे बताएं 4 फरवरी को लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या करने जा रहे हैं? 4 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लेंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों मान जाएंगे सर? देखिए सारी सियासी जमातें वहां बैठकर फैसला करेंगी। ये हमेशा डिस्कशन होती है चीज़ों के ऊपर, अब भी डिस्कशन होगी, फ्रेम डिस्कशन होगी, पूरा खुल के डिस्कशन होगी और फिर सारी जमातें देखेंगी कि कौन सा अमल जो है वो हमें फौरन अडॉप्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा आपस में इख्तलाफ है।
हाँ, ओपिनियन में एक दूसरे का ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इसके लिए डिस्कशन होगी और डिस्कशन के बाद फैसला हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। अदालत उज़्मा ने BRT मंसूबे की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ दे दिया है। अदालत ने मंसूबे की नैब और FIA तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस उमरता बदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि BRT की तहकीकात नैब नहीं कर सकेगा क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। अदालत ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को इजाफी दस्तावेजात पर मुश्तमिल जवाब दाखिल कराने के लिए 1 माह की मोहलत भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देते हुए नैब से तहकीकात कराने के हुक्म के खिलाफ KP हुकूमत की अपील मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बाद FIA को भी आइंदा समाअत तक BRT तहकीकात से रोकते हुए सूबाई हुकूमत और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपीलों पर जारी हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। अब वाज़ेह रहे कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस अहमद अली पर मुश्तमिल बेंच ने गुज़श्ता बरस 14 नवंबर को FIA को निशानदेही की कि 35 नकात की रोशनी में तहकीकात का हुक्म सादिर किया गया। साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर इस केस में कोई कसूरवार हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके 45 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की जाए। खैबर पख्तूनख्वा ने मुतादिद मरतबा केस की तहकीकात रुकवाने के लिए अदालत से रुजू किया और आज एक बार फिर KP की हुकूमत को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है, जो कि हुकूमत के लिए यकीनन एक नेक शगुन और बड़ा रिलीफ जरूर है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे शहर कायद की, जहां दूध की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। कीमतों का तयन क्यों नहीं हो सका, इस अहम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल वज़ीर ने दावा किया कि हुकूमत कराची की भैंस कॉलोनी के गाय के गोबर से शहर में बसें चलाएगी। इस ऐलान से यकीनन शहर कायद के बासी खुश हुए होंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब उनके मसाइल खत्म हो जाएंगे, सड़कों पर माहौल दोस्त बसें चलेंगी, उन्हें W11 की खिड़कियों और छतों पर लटक कर सफर करने से निजात मिल जाएगी। ज़रताज गुल ने वो क्या खुशखबरी सुनाई है शहर कायद के बासियों को, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 350 काउ डंग जो है वो रोजाना साहिल समंदर के अंदर फेंक दिया जाता है। हम उससे इंशाल्लाह आपको बसेस चला के दिखाएंगे। ये पाकिस्तान की पहली जीरो एमिशंस इस इंशाल्लाह कराची के अंदर हम आपको ट्रांसपोर्ट देंगे। कराची के शहरी तो खुश हो गए, लेकिन शायद ये खबर कराची के मवेशियों को कुछ ज्यादा नहीं भाई। कराची शहर जिसमें दूध की यौमिया खपत 55,000 लीटर है, ये खपत भी पूरी नहीं हो पा रही। अब वजीर मौसमियाती तब्दीली के बयान के बाद मामला मजीद बिगड़ गया है। दूध तो कीमती था ही, गोबर की कीमत भी बयान से बढ़ गई है, तो शहर में दूध की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। यकीनन शहर कायद के बासियों के लिए आज कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कराची के डेयरी फार्मर्स ने शहर में दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स के सदर शाकिर गुज्जर ने दूध की कीमत में इकट्ठे 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया है। शाकिर गुज्जर के मुताबिक ये इजाफा 11 फरवरी से किया जाएगा। डेयरी फार्मर्स के मुताबिक पेट्रोल, चीनी, आटा, जानवरों के लिए चारा सब कुछ तो महंगा हो गया है, तो दूध महंगा क्यों नहीं करे। यानी अब 11 फरवरी से दूध 120 की बजाय 140 रुपए फी लीटर दस्तयाब होगा। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की फी लीटर कीमत 94 रुपए मुकर्रर है, लेकिन डेयरी फार्मर्स 120 रुपए फी लीटर तक फरोख्त करने हैं, पहले से 120 है। दूसरी जानिब डेयरी फार्मर्स के दूसरे धड़े जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है, उन्होंने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। उनके मुताबिक उन्हें मौजूदा कीमत पर कोई एतराज नहीं है। सवाल पैदा होता है कि क्या कराची में दूध की कीमतों में इजाफा होगा, किन इलाकों में कीमतें बढ़ेंगी, डेयरी फार्मर्स की दोनों यूनियंस कमिश्नर रेट पर दूध फरोख्त क्यों नहीं कर रही हैं। इसी मामले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शहर कायद के बासियों का इसके ऊपर क्या रिस्पांस आ रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले शहर कायद के बासियों का रद्द-ए-अमल आपके सामने रखता है। हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दूध महंगा हो रहा है तो उसको हम कैसे पिलाए दूध। यार ये तो हुकूमत गलत कर रहा है, हमारा गरीब का दिवाला निकला हुआ है। खाक कम कराएंगे हमारे जो हुकूमत जो है, ये जो है ना, इन लोगों ने हमारे को जो है ना डुबो के रख दिया। दूध सस्ता नहीं होगा, दूध महंगा ही बढ़ेगा लाजमत। आप देखें कुछ दिनों पहले पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, आटा घी कहाँ तक पहुँचे आपको। अगर 140 है तो 80, 90, 100 होना चाहिए कि हर आदमी जो ना खुशी से खान साहब को याद करे।
अवामी रद्द-ए-अमल आपने जाना। इस वक्त सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर गुज्जर साहब आपके वक्त के लिए। शाकिर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, दूध की कीमतों में कितना इजाफा करना जा रहे हैं और फिर इसकी नौबत क्यों आई है? कीमतों में इजाफा क्यों करना पड़ रहा है आपको? दूध की कीमतों में तो कल कर दिया गया है, जो 11 फरवरी से लागू होगा। तो रेहान ये इजाफा 20 रुपए फी लीटर का है और मई में मजीद 15 रुपए फी लीटर का है, 10 से 15 रुपए फी लीटर का इजाफा। शाकिर साहब, 140 रुपए फी लीटर, देखिए पहले 120 रुपए में मिल रहा है, कमिश्नर रेट 94 रुपए है, पहले ही ज्यादा रेट पर मिल रहा है, अब 140 कर देंगे तो गरीब आवाम इसको अफोर्ड कैसे कर पाएगी? आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर नहीं हो जाएगा ये? असल में देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे अवामुन्नास के बच्चे वैसे ही हमारे बच्चे और हम भी अवामुन्नास से, जो महंगाई हमारे लिए बढ़ रही है वो अवामुन्नास के लिए बढ़ रही है, जो उनके लिए बढ़ रही है वो हमारे लिए बढ़ रही है। तो महंगाई की चक्की में हम सब पिस रहे हैं। हमें इन अवामिल पे देखिए ना गौर करना होगा कि आखिर को दूध क्यों महंगा हो रहा है, तो बहुत जरूरी है। देखें, मुल्क की फूड सिक्योरिटी को खतरा है, मैं बता देता हूँ आपको। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को इस पे नजर करनी चाहिए, और ताकि, और मैं आपको एक बात कि जो अजनास की कीमतें हैं, जो 600 रुपए की हमें चोकर मिलती थी, आज 1400-1500 रुपए की है। पाम खली हमें 700 रुपए की मिलती थी, आज 2200-2000 पाम खली। भूसा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि लोकल फार्मर इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, जब सस्ते अजनास एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे, महंगे अजनास रेवेन्यू हासिल करने के लिए इंपोर्ट किए जाएंगे, तो आपको क्या हासिल होगा? फार्मर के पास कुव्वत खरीद नहीं है कि वो खरीद सके। तो मैं अपील करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करें, फार्मर को दूध सस्ता पैदा करने के लिए अजनास, सस्ते अजनास फराम किए जाए। ये अजनास की कम कर दें, हम दूध की कीमतें कम कर दें, तो वो मसला थोड़ी है इसमें। नहीं, ये बताइए ना, क्या कमिश्नर कराची से इस मामले पर आपकी कोई बात हुई है? क्योंकि कमिश्नर की तरफ से तो वाज़ेह हिदायत है, 94 रुपए फी लीटर है, 94 रुपए में मिलेगा। कमिश्नर से कोई बात हुई, इंतजामिया से इस मामले पर कोई मुज़ाकरात हुए आपके? असल में जी देखें, ये डोमेन है कमिश्नर कराची का, उन्हें हम 20 से ज्यादा खतूत लिख चुके हैं, और जाहिर सी बात है 3 सालों में हमने मुसलसल खतूत लिखे हैं। 2018 में हमने जो नोटिफिकेशन लिया था वो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे लिया था, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन नहीं हो सका। उसमें ये तय किया गया था कमिश्नर कराची से कि इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक हर 4 माह बाद दूध की कीमतों में कमी या बेशी की जाएगी। इन्फ्लेशन रेट जितना कम होगा तो कमी हो जाएगी कीमतों में, बढ़ेगा तो बढ़ा दिया जाएगा। तो वो मैकेनिज्म बना हुआ। आप उस वक्त से लेके अब तक का जो नोटिफिकेशन है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक या इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक वो नोटिफिकेशन कर दें। आप क्यों वायलेशन करने देते हैं किसी को? तो इसमें जिम्मेदार है हमारी इंतजामिया। इंतजामिया को डेयरी फार्मर्स के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, ना कि उच्छेद कंडे करने चाहिए। अच्छा, जो रेट आप तजवीज़ कर रहे हैं, यकीनन इंतजामिया तो इस रेट पर आपको दूध फरोख्त करने की इजाजत नहीं देगी। अगर इजाजत नहीं दी जाती तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी, इंतजामिया पिछले 2 साल में 2 मरतबा इजाफा हुआ ना, तो ये तो साफ जाहिर है इंतजामिया क्या करेगी? हमें डंडे मारेगी, हमें जेलों में डाल के हम जमानत करा के बाहर आ जाएंगे। उसमें क्या? देखिए, मुल्क का किसान सबसे इज्जतदार शहरी होता है, उसका अगर इस्तेहसाल करेंगे, मैं मईशत की रीढ़ की हड्डी हूँ, मैं किसान, तो अगर मेरे साथ ऐसा रवैया ही अपनाएंगे, मुझे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें नहीं देंगे, मैं गन्ना पैदा करूंगा, मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा, मुझे मेरी कीमत नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा? देखिए ना, मर तो हम वैसे ही रहे, क्यों ना हम अपनी गवर्नमेंट से अपने हुकूक की जंग करते हुए मरे। अच्छा शाकिर गुज्जर साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने तो डेयरी फार्मर्स के हवाले से कुछ स्कीम्स भी अनाउंस की हुई हैं, तो क्या हुकूमती इकदाम से भी आप मुतमईन नहीं है? देखिए जी, खान साहब एक विजनरी मैन है, और जाहिर सी बात है उन्होंने बात की होगी, इसकी बुनियाद थी ना, तो पर इस पर काम नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, इदारों में जो लोग बैठे हैं वो जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे अपॉइंट किए जाते हैं। ये बात समझने की है कि देखिए, इस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कमर्शियल डेयरी फार्म, क्योंकि उसने शहर में दूध फरोख्त करना है, शहर में हर चीज महंगी मिलती है आपको, दूध भी, अजनास भी, दीगर चीजें भी। कट्टे पालने की जगह नहीं है हमारे पास, तो इस कमर्शियल डेयरी फार्मर को फैसिलिटेट किया जाए। मुल्क भर के तमाम शहरों के मज़ाफ़ात में ज़रई ज़मीनें फराहम की जाएं, जैसे कि पंजाब वगैरह में तो हैं, जैसे कि कराची है, अंदरूनी सिंध है, या दीगर बड़े शहर जो हैं, कराची, कोयटा हो गया, वहाँ मज़ाफ़ात में इन्हें जगह दी जाए ताकि वो अपने कट्टों को पाल सकें, अपनी कटड़ियों को पाल सकें, अपने जानवर को रिसाइकिल कर सकें। मैं इतना भी ज़रूर कहूँगा रेहान आपसे कि
देखिए सिर्फ 2 चीज़ों को फिल वक्त हम ले लेते हैं। देखिए एक तो अजनास की एक्सपोर्ट बंद कर दी जाए और इम्पोर्ट पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए जाएँ वंडा क्वालिटी अजनास का। अगर नहीं भी किए जाए तो एक्सपोर्ट बंद कर दी जाए, दूध की कीमतें कम हो जाएंगी तकरीबन भी 20 रुपया फी लीटर। दूसरा हम ले लेते हैं जी डेप्रिसिएशन चार्जेस सबसे ज्यादा होते हैं जानवर के, जो जैसे एक भैंस हमने 3 लाख की ली तो 270 डेज उसका लैक्टेशन पीरियड है, जिसके बाद उसने स्लॉटर होना। हम उसकी स्लॉटरिंग को रोक लें, जानवर को फार्मर को फैसिलिटेट कर दें ना, जमीनें फराम कर दें, वो उसे रिसाइकिल करेगा। जब उसे रिसाइकिल करेगा तो डेप्रिसिएशन बच जाएगा, तो उससे कम से कम 30 रुपया फी लीटर की कॉस्ट कम होगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? और साथ में जब जमीनें फार्मर्स को फराम कर दी जाएंगी या दीगर फैसिलिटीज उन्हें दे दी जाएंगी तो वो उसके कट्टे बच्चे को भी पालेगा। जो डे ओल्ड बच्चा स्लॉटर कर दिया जाता, नस्ल कशी रुकेगी। फिर एक और मैं बता दूं इसके साथ क्या फायदा होगा कि हम जेनेटिक्स पर काम करेंगे, हम अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाएंगे, न कि हम कीमतें बढ़ाएं। फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर हमारे साथ मौजूद थे। 11 फरवरी से आवाम को दूध 140 रुपए फी लीटर के हिसाब से मैसर होगा। क्या आवाम अफोर्ड कर पाएगी? अगर ये ऐसा होता है तो फिर इंतजामिया की तरफ से अपनी रेट को मेंटेन कैसे किया जाएगा, कैसे इन कीमतों को रेगुलेट किया जाएगा, यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर तस्करा करेंगे डैनियल पर्ल कत्ल केस का। बड़ा अहम केस है, अदालत उज़्मा का इस हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है। इस केस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिम अहमद उमर शेख को डेथ सेल से निकालकर 2 से 3 रोज के लिए जेल में किसी खुले कमरे और बादशाह सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने उमर शेख की जानिब से रिहाई के बावजूद बदस्तूर कैद के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि अहमद उमर शेख को सिक्योरिटी के साथ रेस्ट हाउस में रखा जाए, जहां उनके अहल खाना भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उनके साथ रह सकते हैं। अदालत ने हुक्म भी दिया है कि उमर शेख को मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत न के खानदान को सरकारी खर्च पर रिहाइश और ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए। आज होने वाली समाअत में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी कौम गुज़श्ता 20 बरसों में दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासर हुई है। आर्मी, पब्लिक स्कूल और मठ जैसे सानिहात दुनिया में कहीं नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि अहमद उमर शेख आम मुल्जिम नहीं बल्कि दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड है। अहमद उमर शेख पाकिस्तान की आवाम के लिए खतरा है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अहमद उमर शेख का दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक साबित करें। जिन कार्रवाइयों का जिक्र किया उनसे अहमद उमर शेख का ताल्लुक कैसे जुड़ता है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि अहमद उमर 18 साल से जेल में है, दहशतगर्दी के इल्जाम पर क्या कार्रवाई हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रियासत समझती थी कि अहमद उमर के खिलाफ डैनियल पर्ल कत्ल केस मजबूत केस है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया, क्या मरकजी मुल्जिम पाकिस्तानी शहरी है या गैर मुल्की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद उमर शेख के पास पाकिस्तान और बरतानिया की शहरियत है। अहमद उमर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ज़ेरे तालीम रहा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अहमद उमर शेख 18 साल से जेल में है। इल्ज़ाम तो अगवा का था, किसी को हिरासत में रखने का मतलब नो ट्रायल होता है। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल की वीडियो में भी चेहरा वाजे नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हुक्म दिया कि हुकूमत सिंध अहमद उमर शेख को 2 से 3 रोज के लिए जेल में किसी खुली जगह पर रखे और इसके बाद कराची में ही किसी निजी जगह पर अहमद उमर शेख को उसके अहले खाना के साथ ठहराए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हमारी मालूमात के मुताबिक अहमद उमर शेख के अहले खाना लाहौर में रहते हैं। क्या अहमद उमर शेख के अहले खाना को कराची लाने और ठहराने के अखराजात में सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि अगर अदालत का हुक्म हुआ तो अखराजात और इंतजामात सिंध हुकूमत ही करेगी। अदालत ने करार दिया कि अहमद उमर शेख और दीगर ज़ेरे हिरासत अफराद मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साथ ही अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि 2 रोज़ में मुनासिब रेस्ट हाउस का बंदोबस्त करके सिक्योरिटी इक़दाम किए जाएँ। अहमद उमर शेख के केस का जायजा लिया जाए तो अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के जनूबी एशिया के ब्यूरो चीफ 38 साल डैनियल पर्ल को जनवरी 2002 में कराची से अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था। साल 2002 में अमरीकी काउंसिल खाने को भिजवाई गई डैनियल पर्ल को ज़िबा करने की ग्राफिक वीडियो के बाद उमर शेख और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिम अहमद उमर सईद शेख को सजाए मौत, जबकि शरीक मुल्जिमान फाद नसीम, सलमान साकिब और शेख आदिल को मकतूल सहाफ़ी के अगवा के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
बादशाह मुल्जिमान ने 2002 में सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड का जायजा लेने, दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमान को 18 साल से ज़ेर इल्तवा और हुकूमत की जानिब से सजा में इजाफे की अपीलों पर समाअत की थी और मार्च में फैसला महफूज किया था, जिसे 2 अप्रैल को सुनाया गया। सिंध हाई कोर्ट ने उमर शेख की सजाए मौत को 7 साल कैद में तब्दील कर दिया था, जो कि वो पहले ही पूरी कर चुके थे। ताहम रिहाई के अहकामात के फौरी बाद ही सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, उसके डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल DIG ने सिंध हुकूमत को खत लिखा था, जिसमें मुल्जिमान की रिहाई से नक्शे अमन का खदशा जाहिर किया गया था। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से मुताल्लिक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO ऑर्डिनेंस के तहत सूबाई हुक्काम ने उन्हें 90 दिन के लिए हिरासत में रखा था। 1 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके तहत मजीद 3 माह के लिए उन्हें हिरासत में रखा गया और बादशाह उनकी कैद में मजीद तौसीह होती रही। ताहम 25 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल परल कत्ल केस में रिहा होने वाले 4 मुल्जिमान को जेर हिरासत रखने के लिए सूबाई हुक्काम के जारी करदा जो प्रोविजनल डिटेंशन ऑर्डर्स थे उनको कलअदम करार दे दिया था, सस्पेंड किया था। सिंध हाई कोर्ट के मुल्जिमान की रिहाई के हुक्म के खिलाफ हुकूमत सिंध और सहाफ़ी के अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, जिन पर 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 1 के मुकाबले में 2 की अक्सरियत से एक स्प्लिट डिसीजन आया था। 1 के मुकाबले में 2 की अक्सरियत से फैसला सुनाते हुए मुकदमे के मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख को शक का फायदा देते हुए बरी करने के अहकामात सादिर किए थे। ताहम हुकूमत सिंध की जानिब से अगले ही रोज इस फैसले पर नजरसानी की अपील भी दायर कर दी गई। बरियत का फैसला आया और बरियत के फैसले के 1 रोज बाद ही पाकिस्तान के लिए अपने पहले बयान में अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि अमरीका मुल्जिम उमर शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। इसी तनाजुर में, इसी पर्सपेक्टिव में एक बयान में व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने कहा था कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डैनियल परल के कत्ल के जिम्मेदारान की बरियत की तौसीक करने के फैसले पर बरहम है। अमेरिका ने गम गुस्से का इजहार किया और मकतूल सहाफ़ी के अहले खाना के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए हुकूमत के अज़्म की तायीद की। बारकैफ अब जब फैसला अदालत उज़्मा का है, उस पर सिंध हुकूमत भी कोशिश कर रही है और वफाकी हुकूमत भी इसको ओवरटर्न करने की कोशिश करते हुए दिखाई देती है, तो एक और खदशा उभर रहा है और वो खदशा है अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से। क्या अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ तलखी बढ़ने के इम्कानात हैं? यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा और ये मामला इसी केस के मुख्तलिफ पहलुओं से जुड़ा हुआ है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि महंगे तेल की वजह आलमी मंडी है या फिर हुकूमती शेयर खर्चियाँ। इस आप मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत ने 1 माह में तीसरी मरतबा अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। अवाम इस इजाफे से परेशान तो है, लेकिन अपोजिशन को भी हुकूमत पर तनकीद का खूब मौका मिल रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तेल की कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी की बजाय हुकूमती टैक्सेस को करार दे दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी की नज़र में ये है और किस मद में हुकूमत से पैसा वसूल किया जा रहा है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आज पेट्रोल की कीमत जो है मौजूदा आलमी मंडी के हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारा अंदाज़ा है कि 70 रुपये से कम होनी चाहिए, लेकिन आज वो 111 रुपये का बिक रहा है। अब साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है? किस वज़ीर आज़म की हुकूमत ज़्यादा टैक्स ले रही है? मौजूदा हुकूमत की जानिब से अवाम पर आयद करदा टैक्सेस की फहरिस्त आपके सामने रखता है। मौजूदा हुकूमत पेट्रोल की मद में अवाम से 47 रुपये 59 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर टैक्स की शरह 45 रुपये 95 पैसे फी लीटर है। इस वक्त पेट्रोल की असल कीमत 64 रुपये 31 पैसे, जबकि आवाम से 111 रुपये 90 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह डीजल की असल कीमत 70 रुपये 13 पैसे है, जबकि आवाम को 108 पैसे फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। टैक्सों का जायजा लिया जाए तो पेट्रोल पर आवाम से लीवी टैक्स की मद में 21 रुपये 4 पैसे फी लीटर, सेल्स टैक्स 16 रुपये 26 पैसे, डीलर मार्जिन 3 रुपये 70 पैसे फी लीटर। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर का 2 रुपये 81 पैसे फी लीटर मार्जिन भी आवाम की जेबें काट कर वसूल किया जा रहा है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर IFEM 1 रुपये 4 पैसे फी लीटर वसूल किया जा रहा है। अब आपके सामने जायजा रखते हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे इक़्तिदार का, जिनके दौर में पेट्रोल 25 जबकि डीजल 18 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। उनके दौरे हुकूमत में आवाम से पेट्रोल पर 33 जबकि डीजल पर 46 रुपये टैक्स वसूल किया जाता था। शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे हुकूमत में पेट्रोल लीवी की मद में 10, कस्टम ड्यूटी 3 रुपये 15 पैसे, सेल्स टैक्स 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर आवाम की जेबों से जाता था। इसी तरह फी लीटर पेट्रोल पर डीलर्स का मार्जिन 3 रुपये 47 पैसे, ऑयल कंपनी का मार्जिन 3 रुपये 91 पैसे, जबकि आमदोरफ्त के खर्चे यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी उसकी मद में 3 रुपये 91 पैसे आवाम से वसूल किए जाते रहे। इसी तरह अगर शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे हुकूमत में डीजल की कुल कीमत
टैक्स का जायजा लिया जाए तो पेट्रोलियम लीवी के मद में 8 रुपए, कस्टम ड्यूटी के 8 रुपए 89 पैसे, जबकि 21 रुपए 86 पैसे सेल्स टैक्स आवाम की जेबों से जा रहा था। शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत डीलर्स का फी लीटर मार्जिन 2 रुपए 93 पैसे, IFM 1 रुपए 55 पैसे, जबकि ऑयल कंपनी का मार्जिन 2 रुपए 64 पैसे आवाम से वसूल कर रही थी। अब दोनों हुकूमतों का जायजा लिया जाए तो मौजूदा हुकूमत पेट्रोल पर 47 रुपए 59 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल पर 45 रुपए 95 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है, जबकि शाहिद खान अब्बासी के दौरे हुकूमत में आवाम से पेट्रोल पर 33 जबकि डीजल पर 46 रुपए टैक्स वसूल किया जाता था। यानी शाहिद खान अब्बासी अपने दौर में डीजल पर मौजूदा हुकूमत से 5 पैसे फी लीटर ज्यादा टैक्स ले रहे थे, जबकि मौजूदा हुकूमत पेट्रोल में साबिका हुकूमत से 59 पैसे फी लीटर ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। यानी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑपोजिशन में हुकूमत को हदफ तनकीद बनाती थी कि पेट्रोल की मद में जो बहुत सारे टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं वो बेजा टैक्सेस हैं जो आवाम की जेब से लिए जा रहे हैं, अब वो हुकूमत माजी की हुकूमत से 14 रुपए 59 पैसे जायद टैक्स की मद में वसूल कर रही है, जो यकीनन लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत के सोचने की बात है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।